हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वी मैथ्स पर। तो हम लोग बेटा कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसका हमने सबसे पहले कंसेप्ट वीडियो कर लिया था। उसके बाद हमने 20 क्वेश्चंस जो है बेटा प्रैक्टिस किए थे। अब देखिए इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन कंसेप्ट जो है आपके कम है। कैसे कैसे कंसेप्ट है आपने जो फर्स्ट वीडियो में भी देखा है कि आपका आ सकता है कि सॉल्यूशन बताइए कैसे होगा। अब तो 3 तरीके के सॉल्यूशन होते थे बेटा, एलिमिनेशन मेथड होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि दो अगर जो पेयर है हमारा, दो इक्वेशंस है तो उसके बीच में सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, पैरेलल हो सकता है और कोइंसिडेंट हो सकता है। उसकी कंडीशंस बेटा हमने वहां देख ली थी। ठीक है, फिर हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कभी भी। एक हमने इक्वेशन भी की थी कि जैसे x 1/x की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, जो रिड्यूसिबल फॉर्म मैंने आपको बताया था, वहां से क्वेश्चन उठ सकता है। तो इससे ज़्यादा इस चैप्टर से बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते ज़्यादा। तो आज ये जो क्लास रहेगी हमारी, इसमें 13 क्वेश्चन मैंने टोटल लिए हैं। 2 या 3 के आप लोग इसमें से मुझे आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है। रिपीट क्यों डाला है मैंने उसमें, वो इसलिए डाला है कि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको जरूर दूंगा जो आप खुद बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इससे मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग भी इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक, तो आज की वीडियो में हमारे टोटल 13th क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बेटा, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे सामने दिया हुआ है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशन मुझे दी हुई है यहाँ पे, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये मुझे कह रहा है कि बताइए इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। ये इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट्स पे, कोइंसिडेंट करेगा या पैरेलल होगा। पहली चीज तो आप देखिए, दो ऑप्शन ही देखिए आप पहले। इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पे। क्या दो लाइनें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना, क्या दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं दो पॉइंट पे। अगर सिर्फ दो लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइंस है अगर दो, वो अगर इंटरसेक्ट कर गई, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्या वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है बेटा। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या सिखाया था मैंने, फिर से एक बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपके सामने कंडीशंस लिख देता हूँ, बाकी आगे नहीं लिखूंगा। ठीक है, वो फिर हम वर्बली करते रहेंगे। अगर देखिए हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, आप अगर वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कंडीशंस है ना बेटा, आप इतनी बार क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, इतनी बार हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे कि आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन क्या थी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों का रेशियो बराबर हो जाता है तो कैसा होता है, आप कहोगे सर ये हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा केस होता है, कोइंसिडेंट होता है सर मेरा। ठीक, दूसरी कंडीशन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो आप कहोगे सर इस केस में तो यूनिक सॉल्यूशन मेरा निकल के आता है, और यूनिक सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब बेटा मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, अब थर्ड हमारा क्या था, a1 बाई a2 तो इक्वल हो जाता है b1 बाई b2 के, और वो नॉट इक्वल होता है बेटा c1 बाई c2 के। तो हमारा क्या निकल के आता था, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल लाइंस होती हैं सर। ठीक है, पैरेलल लाइंस के केस में। तो क्या बताया मैंने, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों इक्वल होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, मतलब कि वो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होगी, एक दूसरे के ऊपर ही वो लाइन बैठी हुई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर वो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो क्या होगा सर, वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक दूसरे को, तो एक सॉल्यूशन निकल के आता है। देखिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कमेंट सेक्शन में भी आप लिखिएगा, मैं एक हिंट भी आपको मैंने यहाँ दे दिया है। फिर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है बेटा आपका। तो इस केस में आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल ही वो चलती रहती है, वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। यहाँ इनका देखो रेशो आप लोगे अगर, तो फर्स्ट लेता हूँ तो 6/2 का रेशो क्या बना, ये बना 3। दूसरे कोफिशिएंट्स का रेशो क्या बना, ये -3/-1, ये भी 3 बन गया। थर्ड क्या बना मेरा, 10/9 बना, तो 10/9। तो देखिए पहले दो तो बराबर है लेकिन तीसरे के बराबर में वो नहीं है। पहले दो इक्वल है, तीसरे के इक्वल नहीं है, तो मतलब पैरेलल का सर मेरा केस बन के आ गया।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा कि पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो फिर सेम क्वेश्चन है। मैं इतनी बार आपका क्वेश्चन रिपीट करा दूंगा कि आपको ये जो चीजें हैं ना, ये जो इक्वेशंस आप कहते हो कि सर मेरे को ये कंडीशंस याद नहीं होती है, आपके माइंड में बेटा बैठ जाएंगे अगर आप सिर्फ मुझे सुनते भी रहेंगे तो। ठीक है, दो इक्वेशन दे दी तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ x के कोफिशिएंट क्या होंगे, तो आप कहोगे सर 1/-3, तो ये हो गया -1/3। y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे सर 2/-1/6, तो ये हो जाएगा -2/6, तो ये भी बना गया -1/3। थर्ड हो जाएगा 5/1, तो देखिए -1/3 इक्वल टू -1/3 नॉट इक्वल टू 5। ठीक, पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट दो इक्वल है तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा सर, मेरा आंसर जो है नो सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर पेयर ऑफ लाइन जो है लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। देखिए फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ यहाँ पे, ये जो क्लास होगी हमारी, देखो लास्ट क्लास है बेटा क्वेश्चंस की, इसको एक तरीके से रिवीजन भी हम लोग चल रहे हैं कि हमारे पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। सॉल्यूशंस का पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया। यहाँ देखिए कंसिस्टेंट की बात आती है तो दो चीजें होती है बेटा, या तो आपका सॉल्यूशन आएगा या आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आपके नहीं आने का केस कौन सा था, पैरेलल वाला। आने वाला केस कौन सा था कि या तो आपका एक सॉल्यूशन आएगा या आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, तो वो दो केस हो गए। जब आपका सॉल्यूशन बेटा नहीं आएगा उस केस में आप कहोगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और जब आपके सॉल्यूशन आएंगे तो वो कंसिस्टेंट है। ठीक, अब वो कंसिस्टेंट में भी देखो दो केस आ जाते हैं, या तो आपका एक सॉल्यूशन होगा या आपके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जब आपका बेटा एक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट पेयर है, और जब आपका बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो आपका डिपेंडेंट पेयर है। ठीक है, तो इसने मुझसे पूछा है कि लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो लाइंस कैसी होंगी। अभी मैंने बताया इनकंसिस्टेंट में एक ही केस है, कंसिस्टेंट वाले में दो केस है, एक इंटरसेक्टिंग वाला, एक कोइंसिडेंट वाला। तो यहाँ बेटा हमारा आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक, होप आपको क्लियर होगा। अब देखो एक बार लिख भी देता हूं मैं, दो चीजें हैं देखो, पहली चीज है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा, दूसरी चीज है इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट बेटा कब होगा, जब आपका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन आपका बेटा कब होगा, जब आपकी लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, कंसिस्टेंट में भी देखो दो चीजें आ जाती हैं, या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा या आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे बेटा। यूनिक कब होगा, जब आपकी लाइनें इंटरसेक्टिंग है, और बेटा आपका इनफाइनाइट मैनी कब होगा, जब आपकी लाइनें कैसी है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, भूलना नहीं है, साथ में रहना है बिल्कुल। ठीक है, इंटरसेक्टिंग वाले को हम क्या बोल देते हैं, ये है इंडिपेंडेंट पेयर, इंडिपेंडेंट, और बेटा ये कोइंसिडेंट वाला मेरा डिपेंडेंट पेयर कहलाता है। अब डिपेंडेंट क्यों कहलाता है ये मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया। अब ये लिखा भी क्यों है सर मैंने, आप क्वेश्चन मुझे, आप कहोगे सर क्वेश्चन तो मुझे आता था, आपने क्यों लिख दिया यहाँ पे। मैं बेटा साथ साथ आपका रिवीजन भी कराता हुआ चल रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो जो हमारी क्वेश्चंस की लास्ट वीडियो रहती है, हमारा जो लास्ट वीडियो रहता है उसको हम एक तरीके से क्वेश्चंस कम रिवीजन क्लास कहते हैं। पूरा हम दोबारा रिवाइज करते हुए उस चैप्टर को चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ क्वेश्चन कहता है देखिए y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब y इक्वल टू 0 अगर आपको याद है और y इक्वल टू -7 याद है, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में सिखाया था आप कैसे कर सकते हो बिना किसी गलती के। मेरा प्लेन बन गया, देखिए मैंने ये यहाँ कार्टेशियन प्लेन बनाया, y इक्वल टू 0, 0 पे खड़ा हो जाता हूँ मैं। अब y 0 ही है मेरा, तो अगर y प्लस में होता तो मैं ऊपर चढ़ता चला जाता, माइनस में होता तो मैं नीचे आता चला जाता। y मेरा 0 है तो मतलब वो मेरी x एक्सिस की बात कर रहा है, ये मेरी जो है y इक्वल टू 0 हो गई। मैं दूसरी इंक से दिखाता हूँ आपको, ये मेरी y इक्वल टू 0 होगी, क्या होगा, x एक्सिस ही तो है। अब y इक्वल टू -7, माइनस लगा हुआ तो मुझे नीचे की तरफ जाना है, कितना 7 यूनिट्स मुझे नीचे जाना है, तो इसके नीचे मैं चलूंगा तो यहाँ कहीं मेरा y इज इक्वल टू -7 होगा। तो y इक्वल टू -7 क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल में वो आ जाएगी 7 यूनिट्स पे नीचे की तरफ। ठीक है, अब दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो क्या इसमें सॉल्यूशन होगा, अभी देख के आए हम लोग, जब पैरेलल होगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया निकल के, नो सॉल्यूशन आ गया सर।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। अब सेम क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कराया है। यहाँ पे इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग क्या लिखोगे, अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप इसको आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसको आपको कैसे आंसर करना है, आप क्वेश्चन देख लिया आपने, फिर आप इसको ये करेंगे ऑप्शन नंबर ए और उसके बाद का लिख देंगे इंटरसेक्टिंग एट दिस दिस दिस। अब हिंट भी मेरी तरफ से आपको चला गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि के की किस वैल्यू के लिए जो दोनों इक्वेशंस है वो कोइंसिडेंट होंगी। अब देखिए कोइंसिडेंट वर्ड मेरे दिमाग में जैसे ही आएगा, मेरे सामने कोइंसिडेंट आया तो मुझे पता है कोइंसिडेंट सर वो होती है जब तीनों जो हमारी वो होती है रेशोज जो होती हैं वो बराबर होंगी। तो तीनों रेशियोज को बराबर कर दो तो x की वैल्यू, x की रेशियो क्या है 3/6 इक्वल टू y की रेशियो -1/-k और इसकी रेशियो 8/-16। तो आप किसी भी तरफ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर माइनस कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 6/3 जो कि मेरी निकल के आती है 2, ठीक है। ये तो हो गया मेरा, कितना हो गया कि मेरा k का वैल्यू कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो 3/6 -1/-k, तो k की वैल्यू बेटा मेरी क्या निकल के आ गई 2 मेरी निकल के आ गई। दूसरी चीज देखिए, आपको एक कंफ्यूजन ये हो सकता है, क्या मैं इस तरफ से भी निकालूं, कोइंसिडेंट है सर दोनों बराबर होंगे। इस तरफ से अगर आप निकालोगे तो बेटा 1/k इज इक्वल टू, ये देखो -16 नहीं होगा +16 ही होगा, ये इधर चला जाता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इक्वल टू के हमेशा इधर ले आता हूँ। तो यहाँ से भी आप करोगे तो 1/2, तो यहाँ से भी आपका k की वैल्यू जो है 8/16 करोगे अगर तो ये भी 2 निकल के आएगी। तो दोनों ही कंडीशन से देखो आपकी 2 आ गई, तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप आगे से निकालिए पीछे से निकालिए, आपका दोनों ही केस में 2 ही निकल के आएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहा है कि इसमें के जो वेरिएबल है हमारा कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू बतानी है कि ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल हो जाए। अब पैरेलल की कंडीशन क्या थी, पैरेलल की कंडीशन सर मेरी ये होती है, आपको आपने बताया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है। तो सर मैं लगाने जा रहा हूँ x के कोफिशिएंट्स क्या होंगे 3/2 इक्वल टू y के कोफिशिएंट यहाँ 2k है और यहाँ 5 है। तो इतने को ही आप यूज कर लो, आपका k की वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहोगे k की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3 × 5/4, मतलब कि 15/4 मेरा सर आंसर आ जाएगा। तो 15/4 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, देखिए फिर वैसी चीज आ गई कि अब आपको c की वैल्यू बतानी है। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, आपने बताया हुआ है सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए तीनों कोफिशिएंट्स को बराबर कर दो। तो x का कोफिशिएंट क्या है c/6, y का कोफिशिएंट क्या है -1/-2 और फिर कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट है 2/3 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से -1 और -2 हटाया, तो अगर इन दो को मैं यूज करता हूँ तो c की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ गई 3, ठीक है। लेकिन अगर बेटा मैं इन दोनों को यूज करता हूँ तो c की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी 12/3 जो कि आ जाएगी 4, ठीक। एक बार मेरी c की वैल्यू 3 निकल के आ रही है, एक बार मेरी c की वैल्यू 4 निकल के आ रही है। तो देखिए मेरी दोनों c की वैल्यू दोनों ही केस में अलग अलग निकल के आई। क्या निकल के आई, दोनों ही केस में मेरी c की वैल्यूज अलग अलग निकल के आई। तो आप में से बहुत सारे हो सकते हैं कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इसको 3 को मार्क कर देंगे, लेकिन वो 3 जब मार्क किया जाएगा जब दोनों तरीकों से मेरा 3 ही निकल के आता। यहाँ मेरा एक बार 3 आया है एक बार 4 आया, तो यहाँ पे हम बेटा मार्क करेंगे कि इसकी सर नो वैल्यूज होगी कि इनमें से कोई भी वैल्यू इसकी सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्योंकि अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो मेरा पैरेलल की कंडीशन चली जाएगी, समझ रहे हो आप, कि मेरा आगे के दो तो बराबर हो जाएंगे लेकिन पीछे का इक्वल नहीं होगा। पीछे का जब इक्वल नहीं होगा तो आगे के दो इक्वल है, तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, पैरेलल आपकी कंडीशन हो जाएगी। सेम केस आपका 4 वाले में भी चला जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन इस वजह से ही मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9, डिपेंडेंट। देखिए यहाँ एक मैंने टर्म पकड़ लिया, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। अब डिपेंडेंट कैसी होती है, आप कहोगे सर डिपेंडेंट वो वाली होती है, पहली चीज तो जो कंसिस्टेंट रही होगी, और डिपेंडेंट होगी सर जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है,
तीनों ही कोफिशिएंट का रेशियो सर बराबर होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो पहली चीज तो मेरे दिमाग में ये आ गई। दूसरी चीज अगर मैं चलो इसको करके देखता हूँ तो x का कोफिशिएंट देखो, मैं अगर इसको a के साथ चेक करता हूँ तो ये आ गया -1/2 और y का आया मेरा 1/2, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, तो मेरा मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, a मेरा एलिमिनेट हो गया। अब b पे चलता हूँ, यहाँ b का x का कोफिशिएंट मेरा बना -5/-10 मतलब कि 1/2 और y का बन गया -1/2, ये भी इक्वल नहीं हुए, तो मतलब मेरा b भी बेटा जो है आंसर। देखिए मैं आंसर कैसे निकाल रहा हूँ, मैं ऑप्शन से उसको चल के जा रहा हूँ। ऑप्शन में मैंने कोफिशिएंट्स देखे, शुरू के दो ही नहीं मिले तो मैं उसको एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट होने के लिए बेटा तीनों कोफिशिएंट्स का बराबर होना जरूरी है। तीनों रेशियोज जो होंगी, x के साथ जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, y के साथ जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, z के साथ जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, तीनों ही इक्वल होने जरूरी है। तो जब मेरे दो ही इक्वल नहीं हुए तो तीसरा मैं चेक क्यों करूं? टाइम नहीं खराब करूंगा मैं अपना। ठीक, थर्ड चेक करता हूँ तो x के साथ मेरा निकल के आया 1/2, y के साथ मेरा निकल के आया 1/2 और जो कोफिशिएंट वाले हैं उनका मेरा निकल के आया -2/4 मतलब कि -1/2। ये तो इक्वल हो गए लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ, तो मेरा थर्ड भी जो है कैंसिल हो गया। इसका मतलब मेरा फोर्थ जो है आंसर होगा। क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ आपको। x के साथ किया तो -1/2, y का किया तो -1/2, z का अगर इसका करेंगे हम लोग कोफिशिएंट्स वाला तो ये भी -1/2 मेरा निकल के आया। तो तीनों ही केस में इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए तो बेटा ये कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी तो डिपेंडेंट इक्वेशन होगी। ठीक है, फिर चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हम लोग 10 में कह रहा है कि एक ये हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। तो आपको बताना यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन जैसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने देखा यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन मुझे पता है x के कोफिशिएंट्स नॉट इक्वल टू y के कोफिशिएंट्स होंगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज मेरे को पता है कि अगर मैं 2 को और -3 को पुट करूंगा तो वो सेटिस्फाई करने चाहिए। यहाँ आपने 2 और -3 पुट किया तो 2 -3 -1 बन गया, ये तो सेटिस्फाई है। यहाँ करोगे आप 2 2 जा 4 प्लस में 3 3 जा 9, आपका 13 बनना चाहिए, ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो मेरा ऑप्शन ए तो जो है बेटा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी पे देखते हैं, अगर हम 2 2 जा 4 और ये -15 तो -11 ये हो रहा है, ये 8 बनाएगा और ये -30 ये भी हो रहा है, तो इसको होल्ड पे कर लेते हैं। सी में अगर देखते हैं 2 2 जा 4 प्लस 3 7, ये भी नहीं बना रहा मेरा, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। अब डी देखिए, 2 प्लस ये कितना होगा 12 माइनस ये भी है, और 5 2 10 प्लस 3 13 -13 0। तो देखो दो ऑप्शन मेरे पास ऐसे निकल गए, दो तो मेरे एलिमिनेट हो गए जब मैंने इनको सेटिस्फाई करवा के देखा। अब मुझे पता है यूनिक की कंडीशन होती है x के कोफिशिएंट्स नॉट इक्वल टू y के कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना आया, b के केस में x का कोफिशिएंट आया 1/2, y का कोफिशिएंट आया 1/2 और कांस्टेंट का भी आया 1/2। ये तो तीनों ही इक्वल हो गए, मतलब ये तो यूनिक नहीं दे रहा है, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो मेरा बी जो है बी भी एलिमिनेट हो गया। तो मेरा डी को भी चेक कर लेता हूँ मैं। एक्स का कोफिशिएंट है 1/5, वाई का कोफिशिएंट है मेरा 4, तो नॉट इक्वल है, तो मतलब डी मेरा बेटा यहाँ से करेक्ट आंसर निकल के आ गया। होप आपको समझ आया होगा कि ये कैसे आया है। नहीं आया तो एक बार आप थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये कहता है कि x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। अगर सोल्यूशन है तो मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यहाँ से हमारा आ गया a माइनस बी की वैल्यू 2 है और a प्लस बी की वैल्यू 4 है। तो इसको दोनों को ऐड कर दोगे तो 2a की वैल्यू 6, a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू को 3 यहाँ पे अगर आप पुट कर दो तो आपका b निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो आपका 3 और 1 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बेटा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब इससे एक चीज आपको याद कराता हूँ, देखो बोट एंड स्ट्रीम का जो केस भी था हमारा, कभी भी आपको a माइनस भी दिया हो और a प्लस भी दिया हो, आप सोल्व ऐसे मत करो। आपको क्या दिया है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a की वैल्यू कैसे आएगी, जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू आएगी कि दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो 4 और 2 6 जोड़ा, 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। फिर छोटे की वैल्यू कैसे आती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 4 में से 2 गया 2, उसको 2 से डिवाइड किया 1, तो 3 और 1 डायरेक्ट आंसर लगा दो, आप ऐसे लिख के मत देखो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर, कि उसके पास 1 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास 50 है मतलब। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिक्के कितने हैं 50,
और अमाउंट कितना है उसके पास, 75 रुपये है, 75 रुपीज़ है उसका। तो आप हमें बताना है कि 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन्स कितने होंगे। अब देखिए, इसको अगर इक्वेशन बना के मैं सोल्व करूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन से जाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन से जाऊंगा तो मुझे पता 50 उसके पास सिक्के हैं, तो मैं पहले सिक्के ही गिन के देख लेता हूँ ना। 35 और 15 50 बन रहा है, बन रहा है सर। 15 और 35 50 बन रहा है, बन रहा है सर। यहाँ कितना बन गया, ये 55 बन गया सर। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि सिक्के उसके पास 50 है। 25 25 50 ये बच गया, तो एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, मैं इस अमाउंट से मेरे को हेल्प मिलेगी 75। यहाँ बनाओ, अगर 1 रुपये के 35 सिक्के हैं और 15 जो है 2 रुपये के, तो यहाँ से अमाउंट मिलेगा 30, यहाँ से मिला 35, तो ये तो 65 बनाया। होना कितना चाहिए, 75। तो ए ऑप्शन भी बेटा मेरा एलिमिनेट हो गया। सी को देखते हैं, ये 15 रुपये बनाएगा, ये 70 रुपये बनाएगा, ये 15, ये 85 बनाएगा, तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी बेटा जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्रॉस चेक में करा देता हूँ। 25 एक एक रुपए के सिक्के हैं तो 25 रुपये, और 25 दो दो रुपए के हैं तो 50 रुपये। ठीक है, तो आपका मिल के जो है 75 रुपीज़ बना गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आते हैं तो ब्लाइंडली आप इक्वेशन बनाने मत लगो। आप सोचो कि क्या कर सकता हूँ मैं। सिक्कों से मुझे हेल्प मिली कि कॉइन्स को काउंट करके देख लूँ, 50 बन गया, तो एक ऑप्शन मेरा वहां से हटा। अब अमाउंट से मेरे बाकी 2 ऑप्शन और हट गए बेटा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर आया। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इसकी करा के देखता हूँ। देखो, मैं आपको ये बोल देता हूँ कि आप यहाँ ऑप्शन से, वहाँ मैंने आपको सिखाया था कैसे होगा। यहाँ मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा कि आप ऑप्शन से चले जाओ, कैसे जा सकते हो, या फिर आपको मैं क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दूंगा, तो मैं आपको वो भी चीज़ सिखा देता हूँ इधर। ठीक है, पहले ऑप्शन से हम लोग जाएंगे। फादर की एज जो है 6 टाइम्स है सन की एज से। तो देखो, ये 4 का 6 गुना हो रहा है तो 24 हो रहा है। 6 का 6 गुना हो रहा है सर। 3 का 6 गुना हो रहा है, नहीं, यहाँ तो 18 आना चाहिए था। मेरा एक ऑप्शन पहली लाइन से ही खत्म हो गया। ये 5 6 या 30 हो रहा है सर। 4 साल के बाद एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। ये 4 साल बाद कितना बनाएगा, आप कहोगे 8 बनाएगा, और ये कितना बनाएगा, 28 बनाएगा। ठीक है, क्या ये 4 टाइम्स हुआ, नहीं हुआ, तो मेरा ऑप्शन हट गया। 4 साल बाद ये 9 बनाएगा, 4 साल बाद ये 34 बनाएगा, 4 गुना हुआ, नहीं हुआ, तो ऑप्शन ये भी हट गया। मेरा आंसर बेटा 6 और 36 निकल के आया। देखो, ये 10 होगा, ये 40 होगा, तो 4 गुना हो गया। पहली चीज ऑप्शन से मैंने ऐसे कर लिया इस चीज को। ठीक है, अब हो सकता है आपके ऑप्शन भी 2 ऐसे एग्जामिनर ने सेट कर दिए, वो आपसे भी स्मार्ट निकले कि आप ऐसे कर रहे हो, वो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। उसने आपके सामने ऑप्शन ही 2 ऐसे रख दिए। तो उस केस के लिए मैं आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट सिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सीखना। देखो उसको, मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ फादर की एज, यहाँ मैंने लिख दी सन की एज। ठीक है, अब फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, कि 6 गुना है, तो सन की अगर 1 है, सन की अगर 1 यूनिट है, तो फादर की कितनी यूनिट हो जाएगी, 6 यूनिट्स हो जाएगी सर। फिर 4 साल के बाद, तो देखो दोनों ही केस में 4 4 साल बढ़ेगा। उसके बाद फादर की एज 4 टाइम्स हो जाती है। तो अगर 4 साल के बाद, देखो यहाँ मैंने लिख दिया कि 4 ईयर्स, 4 ईयर्स आफ्टर, ये भी 4 ईयर्स आफ्टर। अब इसकी सन की अगर 1 यूनिट है तो फादर की 4 यूनिट्स हो जाएगी। तो यहाँ नीचे में लिख देता हूँ कितने साल जुड़े हैं, +4 ईयर्स हुए। यहाँ कितना, +4 ईयर्स हुए। ठीक है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा दो आप। 6 को इससे, 1 से, 4 को इससे, तो 6 1 जा 6, 6 आ गया, माइनस 4 1 जा 4, और ये इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इस 4 का इससे और इस 1 का इससे, ये क्रॉस में चलेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16, माइनस 4 1 जा 4। तो देखो ग्रीन से दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये क्या बना, 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12 निकल के आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। और देखो, इस 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 6 है, तो सन की एज जो है 6 हो गई, और ये 6 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 6 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू आपकी 36 आ गई। तो आपका 6 और 36 आंसर आ गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका कैसे वर्क करता है कि आपने दोनों रेशियोज को लिखा, नीचे आपने लिखा कितने साल बाद। अब यहाँ पे हो सकता है वो कह देता 8 साल पहले, तो आप -8 लगा देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ -8 -8, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, फिर उतनी यूनिट्स, फिर नीचे क्रॉस में चलते हैं, उतने वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, वो वैल्यू ऊपर बराबर हो जाएगी हमारी। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट था। यहाँ पे बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक, कल आपका संडे रहेगा,
तो संडे से हम लोग, हमने कमेंट्स में भी आपसे पूछा था, एक सजेशन मांगा था, तो इसी संडे से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा अपनी, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। इस संडे से हमारा जो संडे आएगा हमारा, संडे से हम लोग अभी 20 क्वेश्चंस का ही रखेंगे हाल फिलहाल में, 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और वो प्रैक्टिस कैसे होंगे बेटा, वो आपके एनटीएससी के क्वेश्चंस हम लोग पहले लेने जा रहे हैं। एनटीएससी का क्वेश्चन होगा आपका, ठीक। तो 20 क्वेश्चन होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ या तो पीपीटी बना के दे दूँ या फिर पीडीएफ ही सोल्व करवा दूँ सीधा, जैसा भी हो। अभी एक वीडियो आप संडे को पहले देख लीजिएगा, कल आपका कराते हैं संडे को। तो अगर वो सही लगेगा तो आप कमेंट्स में बता देना, और अगर आपको लगे कि थोड़ा छोटा सेशन जा रहा है, ठीक है, उसको देखो, मैं उसको ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा स्पीडली करेंगे हम उसको, क्योंकि हमें आगे फिर सिलेबस भी करना, प्रैक्टिस भी अच्छी करनी। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि हमें कंसेप्ट आता है, हमें प्रैक्टिस करनी है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको कंप्लीट सिलेबस आता है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन जो हमारा रहेगा वो ज़्यादा स्लो नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। जैसा बाकी आप लोग बताएंगे कि हाँ सर ज़्यादा ही स्पीड से जा रहा है या ज़्यादा ही स्लो जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग अपना मैनेज कर लेंगे। तो आप कमेंट्स में अपने सजेशंस जरूर देना उस चीज़ को। तो हमारा फर्स्ट जो आएगा संडे को हम लोग करते हैं इस बार, ठीक है। आज हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मंडे से बेटा हमारा 5th चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसके हम कंसेप्ट वीडियो लेके आएंगे पहले। उसमें हम लोग भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि देखो अब 4 जो चैप्टर थे हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा हमारा रियल नंबर्स वाला रहा और पॉलिनोमियल्स वाला रहा। ये 3rd और 4th चैप्टर जो है बेटा कि लिमिटेड क्वेश्चन है इनके अंदर, कि इससे ज़्यादा वैरायटी वो नहीं टच कर सकता हमारी, ठीक है। अब जो आगे आने वाला हमारा सिलेबस रहेगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रहेगा, फिर हमारा एपीजीपी होगा, ठीक है। फिर हम लोग उसमें घुस जाएंगे, सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल्स है, ट्राइंगल्स है, उसमें वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उसकी, और उसका कंप्लीट कंसेप्ट भी जानते हुए चलेंगे, ठीक है। आप बस जुड़े रहिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।